अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक रिलेटेड टू ईसोफेगस, वो है कार्सिनोमा ऑफ द ईसोफेगस। ठीक है, इसमें सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें पहले तो लोकेशन और पैथोलॉजी बताई गई है। ठीक है, ईसोफेगस के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, लोअर ईसोफेगस, मिडिल थर्ड और अपर थर्ड। लोअर थर्ड में ज़्यादातर कॉमन 45% जो है वो स्क्वामस कार्सिनोमा होता है या एडिनो कार्सिनोमा। मिडिल थर्ड ऑफ द ईसोफेगस में 40% स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है और अपर थर्ड में 15% स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है। ठीक है, तो स्क्वामस ही ज़्यादा कॉमन है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा को ही हम डिटेल में देखें, इसकी पीक एज 50 ईयर्स के बाद होता है डेवलप। मेल्स में ज़्यादा हो रहा है, मेल टू फीमेल रेशो 3:1 है। चाइना और ईरान में ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, ईसोफेजल कैंसर। एक जो इम्पॉर्टेंट है इसमें रिस्क फैक्टर है वो स्मोकिंग है, अल्कोहल इनटेक और एन नाइट्रोसो कंपाउंड्स होते हैं ना, जो फूड प्रिजर्वेटिव में यूज़ होते हैं, नाइट्रस कंपाउंड, उनका इनटेक जो है ये कार्सिनोमा करवाता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है इससे रिस्क कम होगा। अच्छी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर पेशेंट ले तो कैंसर का रिस्क कम होता है। तो मेनली मिडिल थर्ड में ये होता है कैंसर। मिडिल थर्ड में 40% हो रहा था, स्क्वामस वाली टाइप हो रही थी। रेयरली ये अपर थर्ड ऑफ द ईसोफेगस में होगा। कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं कार्सिनोमा ऑफ द ईसोफेगस के। ठीक है, एक तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के अलग है, एडिनो के अलग। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो है ना, उसमें पेशेंट जो है टोबैको स्मोकिंग अगर करे, हैवी अल्कोहल इनटेक, प्लम्बर विंसन सिंड्रोम से भी होता है ये, एकलेजिया, सीलिक डिजीज़, टाइलोसिस एक ऐसा ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है जिसमें पाम्स और सोल्स की हाइपर केराटोसिस हो जाती है। ठीक है, तो उसमें भी ईसोफेजल कार्सिनोमा का रिस्क होता है। स्क्वामस सेल विटामिन डेफिशिएंट डाइट भी कार्सिनोमा करवाएगी ईसोफेगस का। अब एडिनो कार्सिनोमा जो कि लोअर थर्ड ऑफ द ईसोफेगस में होता है ज़्यादातर 45%, उसमें डिफरेंट कॉजेज़ हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस हो रही है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, इरिटेशन हो रही है, तो एडिनो कार्सिनोमा बनेगा। बैरेट ईसोफेगस के बाद हम बार बार पढ़ते हैं एडिनो कार्सिनोमा हो जाता है। टोबैको स्मोकिंग भी इसमें भी रिस्क फैक्टर है। ठीक है, तो अब स्क्वामस के हमने कुछ देखी पॉइंट्स। अब एडिनो कार्सिनोमा की बात करें तो जब भी कोलमनार एपिथेलियम बनेगी, जैसे बैरेट ईसोफेगस में हमारी नॉर्मल स्क्वामस एपिथेलियम कोलमनार में कन्वर्ट हो रही थी, तो कोलमनार एपिथेलियम से जो है लोअर थर्ड ऑफ द ईसोफेगस में ये अराइज करता है एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, यानी बैरेट ईसोफेगस में। अब ये मेटाप्लेजिया जो है ना, स्क्वामस का कोलमनार के साथ रिप्लेस हो जाना, इसको मेटाप्लेजिया कहते हैं। तो उससे लॉन्ग स्टैंडिंग गैस्ट्रो ईसोफेजल रिफ्लक्स होगा, उसकी वजह से हुआ है मेटाप्लेजिया। ठीक है, अब इसका जो इस मेटाप्लेजिया के बाद इसमें ट्यूमर का इंसिडेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि हाई प्रेवलेंस ऑफ गैस्ट्रो ईसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज़ की वजह से ये वाला ट्यूमर ज़्यादा कॉमन है, एडिनो कार्सिनोमा। ठीक है, जो लोअर थर्ड पे होता है, क्योंकि रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस गर्ड लोगों में आजकल ज़्यादा कॉमन है, तो इसीलिए बैरेट ईसोफेगस बनता है और इसी वजह से एडिनो कार्सिनोमा कॉमन है। अब कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं ईसोफेजल कार्सिनोमा के। एक तो इसमें प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया है, यानी पहले तो है डिस्फेजिया, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग इंटरमिटेंटली होगी। उसके बाद ये रेगुलरली डिस्फेजिया होगा पेशेंट को। लेजन इसमें जो बनती है इस कार्सिनोमा में, वो या तो अल्सरेटिव होगी, यानी अल्सरेटिव होगी तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर्स बना देगी ईसोफेगस में, या वो फंगेटिंग होगी। फंगेटिंग हमें पता है लेजन्स हमेशा ऑब्स्ट्रक्शन करवाती हैं लूमन में। ठीक है, अल्सरेटिव स्ट्रक्चर्स करवाएंगी, फंगेटिंग ऑब्स्ट्रक्शन करवाएगी, तो दोनों की वजह से डिस्फेजिया होगा। इनिशियली पेशेंट को डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग फॉर सॉलिड्स होगा, लेकिन बाद में उनको लिक्विड्स के लिए भी डिस्फेजिया डेवलप होगा। ठीक है, दूसरा प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया के अलावा पेशेंट को कार्सिनोमा में डिस्कम्फर्ट होगा, क्योंकि जिस साइड पे वो ऑब्स्ट्रक्शन करवा रहा है वहाँ पे फूड फंसता जा रहा है, तो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगा। वेट लॉस, डिस्फेजिया और एनोरेक्सिया की वजह से ही पेशेंट को वेट लॉस हो रहा है। फिस्टुला फॉर्मेशन, अब ईसोफेगस और ट्रैकिया के दरमियान फिस्टुला बन जाता है इस कार्सिनोमा की वजह से, और उसके नतीजे में जो भी फूड वगैरह है वो लंग्स में जाएगा, तो कफिंग होगी, नमूनिया होगा, प्लूरल इफ्यूजन हो सकती है इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, अब थोड़ा सा स्प्रेड याद रखिएगा कि कार्सिनोमा ऑफ द ईसोफेगस जो है अगर डेवलप करता है तो उसकी एक तो डायरेक्ट इन्वेजन होती है सराउंडिंग वाले स्ट्रक्चर्स में, और इन्वॉल्वमेंट होती है रिलेटेड लिम्फ नोड्स में। ठीक है, ये ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू वाइड स्प्रेड मेटास्टेसिस। वाइड स्प्रेड मेटास्टेसिस की बजाय वहीं लोकली ये लिम्फ नोड्स और स्ट्रक्चर्स में ज़्यादा फैलता है, डायरेक्ट इन्वेजन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, दूसरा मिडल थर्ड में जो कार्सिनोमा हो रहा था, जो 40% स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो रहा था, तो वो लिम्फ नोड्स में फैलता है, ट्रैक लैरिंग्स की तरफ जाएगा, थायरॉयड,
ट्रैकिया और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को इन्वॉल्व करेगा। जबकि लोअर थर्ड जहाँ पे एडिनोकार्सिनोमा और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बन रहे थे, लेकिन 45%, तो लोअर थर्ड वाले लिम्फ नोड्स में स्प्रेड करते हैं बिलो द डायाफ्राम और मेडियस्टेनल लिम्फ नोड्स में भी जाएंगे। ठीक है, तो डिस्टेंट मेटास्टेसिस कहाँ होगी? डिस्टेंट मेटास्टेसिस ईसोफेजियल कैंसर लंग में जाता है, लिवर में और बोन्स को इन्वॉल्व करता है। अब कैसे आप डायग्नोस करोगे, क्या इन्वेस्टिगेशन करवाओगे? हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के अलावा हमने ईसोफेजोस्कोपिक बायोप्सी लेनी होती है। ठीक है, अपर जीआई की एंडोस्कोपी करेंगे हम, और उस अपर जीआई की एंडोस्कोपी ही इसमें इन्वेस्टिगेशन चॉइस होती है। वहीं पे आपने साथ बायोप्सी भी ले ली और उसकी साइटोलॉजी करवाओगे। दूसरा, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। अब कार्सिनोमा बना है तो इसमें डेप्थ ऑफ ट्यूमर कितनी है, कितना उसने इन्फिल्ट्रेट किया है, पेनिट्रेट किया है, उसकी डेप्थ और इन्फिल्ट्रेशन को देखने के लिए और लिम्फ नोड को स्टेज करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। देन चेस्ट एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। चेस्ट एक्सरे इनसे जो है अल्ट्रासाउंड से लंग और लिवर में मेटास्टेसिस अगर हुई है वो हमें पता चलेगी। सिटी स्कैन थॉरेक्स का और एब्डोमेन का हम सिटी स्कैन करते हैं, वही लोकल स्प्रेड को पता लगाने के लिए और मेटास्टेसिस कितनी हुई है ताकि हम ट्यूमर को स्टेज करें। और इसके अलावा सर्जरी की अगर पॉसिबिलिटी है वो पता लगाने के लिए हम ये सिटी स्कैन करवाते हैं, क्योंकि सर्जरी ही ओनली इंडिकेटेड होती है। अगर ट्यूमर इसोफेगस में कन्फाइंड है तो आप सर्जरी करके ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, ईसोफेजियोस्कोपिक बायोप्सी की, अल्ट्रासाउंड किया एंडोस्कोपिकली, जो एंडोस्कोपिकली करते हैं अंदर पास करके, एक्सरे चेस्ट, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, सिटी स्कैन, बैरियम स्वेलो करवाया जाता है। बैरियम स्वेलो जो अगली इन्वेस्टिगेशन आपको फिगर में भी नज़र आ रही है, इसमें जो है ना, अब कार्सिनोमा बना है तो क्या होगा कि ग्रेजुअली आपको नैरोइंग नज़र आएगी लोअर एंड की। इसको हम कहते हैं रैट टेल अपीयरेंस। ठीक है, एक कलेजिया में हमें बर्ड भी अपीयरेंस मिल रही थी, यहाँ पे भी उसी तरह की है, उसी तरह ही है, रेड टेल अपीयरेंस मिल रही है, नैरो हो गया लोअर एंड। तो ये अपीयरेंस जो है हमें बिनाइन स्ट्रक्चर में एक कलेजिया का ऑफ द कार्डिया और ईसोफेजाइटिस में भी इस तरह मिलता है, स्ट्रक्चर्स में भी इस तरह की कंस्ट्रक्शन मिलती है। अब इन्वेस्टिगेशन हो गई, कैसे मैनेज करेंगे? मैनेजमेंट पेशेंट की एज पे डिपेंड करता है, फिटनेस ऑफ द पेशेंट और डिज़ीज़ का स्टेज क्या है। ट्रीटमेंट में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी भी देंगे, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी। तो सर्जरी जो है हम उन पेशेंट्स में कंसीडर करते हैं जिनमें ट्यूमर ईसोफेगस तक ही सिर्फ कन्फाइंड है, फैला नहीं है, और उसने मतलब बाहर ईसोफेजल वाल को इन्फिल्ट्रेट नहीं किया, सिर्फ वो ईसोफेगस में ही उस तक ही कन्फाइंड है, तो हम सर्जरी करते हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली जो 90% पेशेंट होते हैं वो जब वो प्रेजेंट करते हैं हमारे पास तो वो इनऑपरेबल होते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव डिजीज़ होती है, फैल चुकी होती है। तो अगली रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी, अगर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा अपर और मिडल थर्ड में है तो हम उनको हाई वोल्टेज रेडियोथेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन लोअर थर्ड में हमें पता है एडिनो कार्सिनोमा होता है, वो लेस रेडियो सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो लोअर थर्ड के लिए फिर क्या करेंगे? उसके लिए हमने ईसोफेजोगैस्ट्रेक्टमी परफॉर्म करनी होती है, वो हिस्सा ईसोफेगस का हम निकाल देते हैं। सर्जरी और प्री ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी जो है उससे सर्वाइवल इन्हेंस हो सकता है। ठीक हो गया। अगली कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में ड्रग्स हैं कुछ, जैसे सिस्प्लाटिनम 5-फ्लोरोयूरेसिल, ये हम सर्जिकल रिसेक्शन करने से पहले पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं, कुछ सेंटर्स में दी जाती हैं ताकि पेशेंट का जो सर्वाइवल है वो प्रोलॉन्ग हो। लास्ट में है पैलिएटिव थेरेपी। बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्यूमर्स जो होते हैं वो अनसूटेबल होते हैं फॉर द रेडिकल सर्जरी और फॉर इंटेंसिव रेडियोथेरेपी। ठीक है, उनकी हम बहुत ज़्यादा फैल चुके होते हैं, एक्सटेंसिव होते हैं, रेडिकल सर्जरी भी नहीं कर पा रहे, इंटेंसिव रेडियोथेरेपी भी नहीं कर पा रहे, तो उनको हम ट्रीट करते हैं बाय रिपीटेड डायलेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर बना उसको बस हम डायलेट करते हैं, प्लास्टिक या मेटेलिक ट्यूब जिसको स्टेंट कहते हैं वो इंसर्ट करेंगे हम ईसोफेगस में एंडोस्कोप की मदद से, और वो स्टेंट लगा के हम उस स्ट्रक्चर को डायलेट करेंगे। तो इससे ये होगा कि लिक्विड और जो सॉफ्ट फूड है वो पेशेंट ले सकेगा और पेशेंट की जो डिस्ट्रेसिंग प्रॉब्लम है वो रिलीव हो जाएगी। ट्यूमर को हम फोटो कोएगुलेट भी कर सकते हैं, लेज़र बीम लगा के डिलीवर करेंगे, एंडोस्कोप के ही थ्रू करेंगे और उसको नेक्रोस कर देंगे। ठीक है, अल्कोहल इंजेक्शन के ज़रिए नेक्रोसिस भी कर सकते हैं या लेज़र लगा के फ़ोटो कोएगुलेट भी कर सकते हैं। ये दो इसमें पैलिएटिव थेरेपी भी है अगर पेशेंट सर्जरी के लिए सूटेबल नहीं है, एक्सटेंसिव डिजीज़ हो गई है। अब लास्ट में प्रोग्नोसिस है। 5 साल का सर्वाइवल, अगर पेशेंट को स्टेज 1 का ईसोफेजियल कैंसर है तो वो और 5 साल ज़िंदा रहेगा, 80% चांसेस है। स्टेज 2 वाला 5 साल रहेगा, सिर्फ 30% चांस है। स्टेज 3 वाला 5 साल ज़िंदा रहे, 18% चांस है। चौथे स्टेज में जब आ जाएगा पेशेंट तो सिर्फ 4% ही सर्वाइवल के चांसेस हैं कि ये आगे 5 साल रहेगा। तो मोस्ट जो पेशेंट होते हैं वो थर्ड स्टेज में प्रेजेंट करते हैं, 18% चांस होता है उनके लिए। तो ओवरऑल सर्वाइवल वैसे 27% होता है 1 ईयर में,
यानी थर्ड स्टेज में आया पेशेंट, 1 साल और ज़िंदा रहेगा 27% चांस है, लेकिन 5 साल रहेगा उसका सिर्फ 9% चांस होता है। ठीक हो गया। यहाँ पर कुछ इसने एडिशनल कॉजेज़ डिस्कस किए हैं वेट लॉस के। वेट लॉस क्यों होता है? एक तो इनटेक कम हो एनोरेक्सिया की वजह से, या ईसोफेगस में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, खा तो रहा है लेकिन वो आगे नहीं जा रहा, या स्टमक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है स्ट्रक्चर की वजह से, या इन्फिल्ट्रेटिंग मैलिग्नेंसी की वजह से, तो पेशेंट को वेट लॉस होगा। दूसरा, पेशेंट का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, जो खा रहा है मेटाबोलाइज जल्दी हो रहा है, जैसे हाइपरथायरॉइडिज्म में होता है, या फियोक्रोमोसाइटोमा और एक्सरसाइज से। इसके अलावा लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है इन द यूरिन या स्टूल, लाइक डायबिटीज़ मेलाइटिस, इंटेस्टाइनल मैल एब्जॉर्प्शन, तो जो है ग्लूकोज सारा लॉस हो रहा है। कैंसर में स्पेशली जीआई का कैंसर है, सारा जो एनर्जी है वो सारी मैलिग्नेंसी ले रही होती है, कैंसर सेल्स ले रहे होते हैं। पैनक्रेटिक कैंसर में, हेपेटिक मैलिग्नेंसी में, तो उसमें भी वेट लॉस होता है। इन्फेक्शन लाइक टीबी, हेपेटाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, फंगल डिजीज़, पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन, एचआईवी, इन सब इन्फेक्शन में वेट लॉस होता है। डिप्रेशन वाले पेशेंट्स को भी होता है, रीनल फेलियर में, हाइपर कैल्सीमिया, पर्निशियस एनीमिया से, क्योंकि एनोरेक्सिया होता है तो उससे वेट लॉस होगा। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, क्रोनिक लिवर डिजीज़, पार्किंसनिज्म। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट कॉजेज़ हैं वेट लॉस की। या तो इनटेक कम है, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, एनर्जी स्टूल या यूरिन में लॉस हो रही है, कैंसर है या इन्फेक्शन है, या अदर मिसलेनियस कॉजेज़। अब जो है हम जल्दी ये ईसोफेजियल ट्यूमर्स रिवाइज़ करेंगे इरफान मसूद से। सबसे पहले इसने बेनाइन ट्यूमर्स बताए हैं कि मोस्ट कॉमन जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर जो है GIST, ये बेनाइन ट्यूमर होता है। ठीक है, बाकी बेनाइन ट्यूमर GIT के हैं लियोमायोमा, फाइब्रोमा, लाइपोमा। ठीक है, ईसोफेजियल कार्सिनोमा जो हमारा मेन टॉपिक है, उसमें इंट्रोडक्शन में स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो है मोस्ट कॉमन टाइप का ईसोफेजियल कार्सिनोमा यही होता है। मेल में मैंने आपको बताया ज़्यादा कॉमन है, 50 ईयर्स के बाद वाले एडल्ट्स को ज़्यादा होता है। अपर और मिडिल थर्ड ऑफ ईसोफेगस में स्क्वामस कॉमन है, लोअर में एडिनो। इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के, जैसे बीटल च्यूइंग, ठीक है, छालियाँ जो होती हैं, टोबैको यूज़, अल्कोहल, कलेजिया अगर हो तो ये होगा, प्लम्बर विंसन सिंड्रोम, और सीलिक डिजीज़ से भी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है। एडिनो कार्सिनोमा जो है ये लोअर थर्ड ऑफ द ईसोफेगस में होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमनली, और एक्चुअली ये वेस्ट में ज़्यादा प्रिवेलेंट है। ये मैलिग्नेंट एपिथेलियल ट्यूमर होता है और इसमें ग्लैंडुलर डिफरेंशिएशन होती है। ठीक है, ग्लैंडुलर। अब इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें बैरेट ईसोफेगस मोस्ट कॉमनली है, जो मेटाप्लेजिया हो जाता है, और लाइफ टाइम रिस्क अगर बैरेट ईसोफेगस हो जाए तो 10% चांस होते हैं कि एडिनो कार्सिनोमा हो। टोबैको से भी होता है ओबेसिटी, और हेलिकोबैक्टर पायलोरी का भी है रिस्क फैक्टर, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है। तो पेशेंट को अगर ईसोफेजियल कैंसर हुआ है तो ज़्यादातर अर्ली स्टेज पे वो एसिम्प्टोमेटिक ही होते हैं। मोर देन 55 वाले एज वाले होते हैं, उनको एक इम्पॉर्टेंट कंप्लेन होती है प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया, यानी पहले तो सॉलिड्स के लिए डिस्फेजिया होगा अनलाइक द कलेजिया, और फिर जो है लिक्विड्स के लिए भी डिस्फेजिया होगा जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करेगी। वेट लॉस, एनोरेक्सिया, ब्लीडिंग होगी पेशेंट को, ठीक है, हॉर्सनेस क्योंकि रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इन्वॉल्व होगी, और इस कैंसर में चेस्ट पेन होगा क्योंकि मेडिस्टिनम को अगर इन्वेड कर लिया तो चेस्ट पेन। मेटास्टेसिस कहाँ करेगा? लोकली, एक तो ज़्यादातर लोकली करता है क्योंकि इसमें ईसोफेगस में सिरोजा नहीं होता इस वजह से। दूसरा, हेमाटोजेनिस के थ्रू ये लिवर, लंग, ब्रेन, बोन में जाएगा। कैसे आप मैनेज करोगे? पहले आप डायग्नोस करोगे, डायग्नोसिस हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद आपने एंडोस्कोपी और बायोप्सी जो है ना, यही इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है ईसोफेजियल कार्सिनोमा में। आपने दूसरा सिटी स्कैन, थोरेसिक और एब्डोमिनल सिटी इसीलिए करवाते हैं ताकि आप मेटास्टेटिक स्प्रेड देखें और लोकल इन्वेजन चेक करें। और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से क्या होगा कि ट्यूमर ने कितना ईसोफेजियल वाल को पेनिट्रेट किया, उसकी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, और रीजनल लिम्फ नोड जो इन्वॉल्व हुए हैं तो वो भी एंडोस्कोप के थ्रू जो हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं उससे पता चलेगा, रीजनल लिम्फ नोड और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। लास्ट में इसमें ट्रीटमेंट है, एक तो आपने सर्जिकल रिसेक्शन करनी है, जो कार्सिनोमा हुआ है रिसेक्ट कर देंगे अगर वो कन्फाइंड है, ठीक है। तो अगर कैंसर कन्फाइंड है तो सर्जिकली रिसेक्ट किया, सर्जरी को आप कीमो और रेडियोथेरेपी के साथ कंबाइन करोगे। हाउएवर जो 70% पेशेंट होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव डिजीज़ हो जाती है जब भी वो प्रेजेंट करते हैं मोस्टली, ठीक है, फैल जाती है पूरी बॉडी में, और इसीलिए हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट ही देते हैं। पैलिएटिव में बस हमने उसको खोल के रखना है ईसोफेगस को, ताकि डिस्फेजिया ना हो, तो हम स्टेंट रख देते हैं ईसोफेगस में, ठीक है, ताकि ईसोफेगस पेटेंट रहे, और न्यूट्रिशनल सपोर्ट देते हैं, पेन के लिए एनाल्जेसिया देते हैं। ठीक हो गया। तो ये ईजी सा टॉपिक था ईसोफेजियल ट्यूमर्स। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ ईसोफेजियल डिसऑर्डर। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टमक के डिसऑर्डर स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट।